नमस्कार, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर। टॉपिक है भारत में केंद्र राज्य संबंध। विद्यार्थियों, कल हमने भारत की संघीय व्यवस्था का अध्ययन किया था और उस संघीय व्यवस्था में हमने ये जाना था कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दो स्तरों पर शासन व्यवस्थाओं को स्पष्ट करता है और उसी आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने शासन का संचालन करती हैं। तो इस व्यवस्था की वजह से कई बार केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग भी देखने को मिलता है, कई बार टकराहट भी देखने को मिलती है, कई बार टकराहट के बाद में समझौता भी देखने को मिलता है। तो इस आधार पर ये एक विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र राज्यों के बीच के संबंध किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां टकराहट पैदा हो जाती है और ये केंद्र राज्य संबंध किन प्रावधानों के तहत भारत के अंदर काम करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था जब तक एक ही पार्टी के शासन का बोलबाला था तब तक उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, किंतु हमें देखते हैं कि 1967 के आम चुनाव के बाद राजनीतिक व्यवस्था एक दलीय आधिपत्य की समाप्ति होती है और उसके बाद राज्यों में कांग्रेस से इतर अन्य दलों की सरकारें भी बनने लगी। इसके बाद एक टकराहट की स्थिति देखने को मिली। 1971 में कुछ मुख्यमंत्रियों ने तो राज्यों को और अधिक ऑटोनॉमी देने के लिए संविधान संशोधन की भी मांग की और अनेक बार ऐसी टकराहट देखने को मिली जहां राज्यों ने केंद्र सरकार को चुनौती देने की कोशिश की। इस संबंध में कई बार विवाद उठे, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामले पहुंचे हैं, जिनका कभी अन्य कक्षा के अंदर हम अध्ययन करेंगे। आज का ये जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, तो भारत में 3 प्रकार के केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें आपस में शासन संचालन करती हैं और एक दूसरे का सहयोग करती हैं। एक है विधायी संबंध, दूसरा है वित्तीय संबंध और तीसरा है प्रशासनिक संबंध। तो इन संबंधों का प्रावधान जो किया गया है वो संविधान के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है। अभी बारी बारी से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विधायी संबंध। संघीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप भारत में स्पष्ट रूप से केंद्र राज्यों की सूचियों का विभाजन किया गया है। इन विषयों में दोनों क्षेत्रों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, यानी राज्य सूची के विषय पे राज्यों की विधानसभाएं कानून बनाएंगी, केंद्रीय सूची विषय पर केंद्रीय संसद कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, संचालन करते हैं। संविधान के भाग 11 के अंदर अनुच्छेद 245 से 255 में संघ और केंद्र की विधायी संबंधों का उल्लेख देखने को मिलता है और इस आधार पर हमें देखते हैं कि संघीय सूची में मूल रूप से राष्ट्रीय महत्व के 97 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इन 97 विषयों में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है। उदाहरण के तौर पर सुरक्षा, युद्ध, विदेशी मामले, डाक और तार, रेल, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जनगणना, विदेशी ऋण, ये इस प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के और राष्ट्रीय एकता से जुड़े हुए जो विषय हैं वो संघीय सूची में रखे गए हैं। इन संघीय सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को शासन करने का अधिकार है। इसी प्रकार राज्य सूची के जो विषय हैं वो प्रांतीय महत्व के हैं और इन प्रांतीय महत्व के विषयों पर कानून राज्यों की विधानमंडल बनाती हैं और संचालन राज्यों की सरकारें करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, पशुपालन, सिंचाई इत्यादि विषय।
एक समवर्ती सूची है। इस समवर्ती सूची में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के दोनों ही स्तर के महत्व के विषय शामिल किए गए हैं, जहां दोनों सरकारें उन विषयों पर क्षेत्राधिकार रखती हैं। ऐसे विषय जो हैं उनमें आप विवाह, तलाक, श्रमिक समस्याएं, कारखाने, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, समाचार पत्र, ये महत्वपूर्ण विषय हैं। तो ये जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके आधार पर भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का संयोजन किया गया है। दूसरा जो क्षेत्र है केंद्र राज्य संबंधों का, वो है प्रशासनिक संबंध। संघीय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि संघ और उसकी इकाई राज्य परस्पर सहयोग, समन्वय और समायोजन और सह अस्तित्व की भावना से काम करें। तो इसके लिए जरूरी है कि संविधान के अंदर ऐसे स्पष्ट दिशा निर्देश हों जिनसे दोनों ही शासन सत्ताओं के बीच में टकराट देखने को नहीं मिले। तो इसके लिए संविधान के अंदर जो है कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और इस आधार पर प्रशासन के संबंध में भी दिशा निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों की विवेचना की गई है और इस आधार पर हम यह देखें तो अनेक ऐसे प्रावधान हैं जहां प्रशासनिक आधार पर केंद्र राज्यों के बीच में संबंधों को निर्धारित किया गया है। सबसे पहले तो राज्यपालों की नियुक्ति और विमुक्ति का प्रावधान है जो केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों को तय करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार का प्रशासनिक मुखिया राज्यपाल होता है। राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यों की कैबिनेट होती है। तो ये जो राज्यपाल है, ये इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसकी विमुक्ति भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये काम करता है। तो हम ये देखते हैं कि राज्यों की और केंद्र सरकार की प्रशासनिक कड़ी के रूप में राज्यपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्यपाल में एक महत्वपूर्ण पद का प्रावधान संविधान में किया गया है। दूसरा जो प्रावधान है, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था संविधान के अंदर की गई है। अनुच्छेद 256 में इसका उल्लेख किया गया है कि समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों के मामलों में जो है केंद्र सरकार जो है राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसके अलावा एक और अन्य प्रावधान देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार राज्यों के कार्यों को सीधे ही अधिग्रहण कर सकती है कि ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि राज्य सरकार के कार्यों तब जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के कार्यों को अपने अवलोकन के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए सीधे केंद्र के पास राष्ट्रपति के माध्यम से मंगवा सकती है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ये अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 312 में इनका उल्लेख किया गया है। अभी मौजूदा दौर में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय राजस्व सेवा, अखिल भारतीय वन सेवा, अखिल भारतीय विदेश सेवा, ये पद है जिनका चयन जो है संघीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। और ये अखिल भारतीय सेवक जो हैं ये राज्यों के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और ये काम राज्यों के अंदर करते हैं। इनको वेतन राज्यों की सरकारें देती हैं। तो ये एक तरह से केंद्र सरकार के दूत के रूप में, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करनी है। अगर इनका कोई अनुशासनहीनता ये प्रशासनिक अधिकारी करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति ली जाएगी। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं का जो ढांचा है ये भी भारत में केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करने के लिए और दिशा संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। तो ये कुछ प्रावधान है जो भारत में जो है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी विशिष्ट प्रावधान भी हैं जो केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों को में कड़ी का काम करते हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
करने की बात है। अनुच्छेद 263 में इस बात का प्रावधान किया गया है। इस अंतर्राज्यीय परिषद के अंदर जो है विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मिलकर जो है राष्ट्रीय एकता और समन्वय की भावना से काम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के माध्यम से भी प्रशासनिक संबंधों की रूपरेखा को हम देखते हैं कि जैसा भी हम देखा कि भारत का एक निर्वाचन आयोग है। जैसे ही भारत के अंदर आम चुनाव की घोषणा होती है या राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तो राज्यों का प्रशासनिक तंत्र जो काम कर रहा होता है वो चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप वो काम करता है। जिलों में जो जिला कलेक्टर होता है वो राज्यों की नीतियों को लागू करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो वो जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में ऑटोमेटिक तब्दील हो जाता है और वो सीधे भारतीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लग जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत में केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों को तय करते हैं। अब तीसरा क्षेत्र है केंद्र राज्यों के बीच में, वो है वित्तीय संबंधों का। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच में वित्तीय स्रोतों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विस्तरण की व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है। मुख्य जो आयकर है और शुल्क से जो आय होती है उसके बारे में स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ केंद्र, संघ और राज्य दोनों पृथक पृथक से कहाँ अधिकार रखते हैं, ये तमाम बातें जो है संविधान के अंदर स्पष्ट की गई हैं। मुख्य रूप से हमें देखें तो कुछ कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं और जिन्हें राज्य एकत्रित करते हैं और विनियोजित करते हैं, जैसे औषधि, प्रशासन शुल्क इत्यादि। ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां उनको लगाने का काम केंद्र सरकार करती है और एकत्रित करने का काम राज्य सरकार करती है। इसी प्रकार कुछ कर ऐसे हैं जहां संघ जो संघ सरकार द्वारा संघ द्वारा लगाए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं और उसके बाद में राज्यों को प्रदान कर दिए जाते हैं, जैसे रेल, समुद्र, वायु मार्ग आदि वस्तुओं पर जो सीमा शुल्क लगता है कि जैसे रेल मार्ग राज्यों से होकर गुजरता है तो ये इस पे लगने वाला जो टैक्स है, इससे जो प्राप्त होने वाली जो आय है वो केंद्र सरकार ही इसको तय करती है, वो ही एकत्रित करती है और बाद में वो राज्यों को बांट देती है। इसके अलावा इसी प्रकार एक प्रावधान है संघ द्वारा लगाए और वसूल किए जाने वाले शुल्क हैं और वो संघ और राज्यों में आपस में बांट दिए जाते हैं। जैसे कृषि आय को छोड़कर बाकी जो आयकर होता है वो इसी प्रकार का आय है जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार वसूल करती है और बाद में केंद्र राज्यों के बीच में उसका बंटवारा कर दिया जाता है। इसके अलावा एक प्रावधान ऐसा है कि जैसे उत्पादन शुल्क, जो औषधि और प्रसाधन की सामग्रियों के अतिरिक्त जो है उनसे होने वाली आय जो है संघ सरकार को दे सकती है वो। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है। इसके अलावा और भी प्रावधान हैं जिनके आधार पर जो है राजस्व एकत्रित करने, उसकी नीति निर्धारित करने और उसके वितरण के प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर किए गए हैं, जिनके आधार पर जो है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों का निर्धारण किया गया है। तो ये जो संबंध हैं इनके आधार पर ज्यादातर तो ये देखने को मिलता है कि संविधान के अनुरूप जो भावना तय की गई उसके हिसाब से भारत का संविधान आपस में सहयोगी संघ के रूप में काम करता रहा है। लेकिन कई बार जो है राज्यों के बीच में टकराहट भी देखने को मिलती है। जैसे अभी मौजूदा दौर में दो महत्वपूर्ण प्रावधानों के आधार पर टकराहट देखने को मिल रही है। जैसे कृषि बिल, अभी देश की संसद में 3 कृषि बिल जो है लाए, भारत सरकार ने तीन कृषि बिल लेके आई है जिनका राज्य विरोध कर रहा है। विशेषकर हरियाणा, पंजाब और आसपास के जो किसान हैं वो अब आंदोलनात्मक रुख में आ गए हैं और ये भी मांग की जा रही है कि कृषि जो है उस पर केंद्र सरकार जो है राज्यों के ऊपर कानून नहीं थोप सकती, क्योंकि इस पर राज्यों के भी अपने अधिकार हैं। इससे पहले एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी अनेक राज्यों को इस बात की आपत्ति थी कि राज्यों से जरूरी समर्थन प्राप्त नहीं किया, जबकि शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है और संवर्ती सूची का विषय होने के नाते राज्यों की भी सहमति उसमें अर्जित की जानी चाहिए थी। तो शिक्षा को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर जो है राज्य अब टकराहट की मुद्रा में है और किसान और शिक्षाविद इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये एक तरफा तरीके से कानून नहीं बनने चाहिए थे, इसमें व्यापक सहमति अर्जित
करनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि भारत में जो केंद्र राज्यों के बीच के जो संबंध हैं उनके बारे में संविधान के अंदर बहुत स्पष्ट तरीके से प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। लेकिन टकराट तब उत्पन्न होती है जब आप जानते हैं कि भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। केंद्र में अलग दल की सरकार होती है, राज्य में अलग दल की सरकार होती है। तो उनकी दलीय आधार पर जो नीतियां और जो उनकी होती हैं उनमें अंतर होता है। तो उस आधार पर जो है जब मिसमैचिंग होती है चीजें तो आपस में जो है वो टकराट देखने को मिलती है। फिर भी भारतीय संघ इन 75 सालों के अंदर इतना परिपक्व तो हो गया है कि वो विरोध, वो संघर्ष उस स्थिति तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है कि संघीय व्यवस्था ही जो है संकट में आ जाए। ये एक अच्छी बात हम कहेंगे और ये भारतीय संघीय व्यवस्था की परिपक्वता भी कहेंगे। और ये परिपक्वता इसलिए आई है कि हमने संविधान के अंदर बहुत स्पष्टता से, बहुत खूबसूरती से केंद्र राज्यों के क्षेत्रों को, केंद्र राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया है। और कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो हमारी न्यायपालिका जो है समय समय पर मार्गदर्शक के रूप में संविधान को परिभाषित करने के तौर पर सामने आती है और संकट टल जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने जो है संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्यों के संबंधों का अध्ययन किया। आगे के जो टॉपिक है उनको अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।